स्टैंडिंग वेव इन साउंड, इसकी बात करूंगा। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, मैं बताया था कि जैसे ही ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करी जाएगी, जैसे ही ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे, मान लो फ्रीक्वेंसी आई f1, इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है f1, और यहाँ पे एक क्लोज पाइप रखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप। ये एक सिंपल पाइप है जिसका ये वाला एंड क्लोज है और ये वाली एंड ओपन है। तो देखो क्या होगी, क्लोज जहाँ पे भी सरफेस है ना, नियर टू द सरफेस, नियर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑल पार्टिकल्स आर इन रेस्ट। जो भी पार्टिकल है ना वो एयर के रेस्ट में रहेंगे, ज्यादा मूव करेंगे नहीं। और जो ओपन एंड पे है उसकी SHM बहुत ज्यादा होती है, यहाँ वाले पार्टिकल की, यहाँ वाले पार्टिकल की SHM बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो वॉल के नजदीक है, वॉल इसको क्या करता है, ड्रैग करता है, तो ये वाली पार्टिकल रेस्ट में होती है और यहाँ वाली पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेशन करती है, यहाँ वाली पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेशन करती है और यहाँ वाले पार्टिकल क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। वेव जनरेट कैसी होती है, देखो यहाँ पे जब भी हम इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगी, एक यहाँ से वेव जनरेट होकर के इधर जाएगी और फिर यही वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, और रिफ्लेक्शन वाला वेव इनकमिंग वेव से इस तरीके से इंटरफेयर होगा। तो रिजल्टली क्या होती है, स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो जाती है। मान लो वॉल साइड से इस तरीके की एक वेव आ रही है और इधर से एक वेव इस वे में जा रही है, तो वो क्या करती है, पूरे पार्टिकल्स को बाउंड कर देती है एक पर्टिकुलर रीजन में। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे, और यहाँ वाले पार्टिकल बहुत ज्यादा ऑसिलेट करेंगे। तो इस तरीके से ऑसिलेशन, अलग अलग पार्टिकल के ऑसिलेशन की एक लिमिट बन जाती है। जिस पॉइंट की ऑसिलेशन बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड। ये सारे नोड के पॉइंट। और जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑसिलेशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। ये एंटी नोड्स के पॉइंट है। तो ज्योमेट्रिकली आप बता सकते हैं कि नोड नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि हमें वेव के बारे में पता है कि वेव अगर इस तरीके की होती तो टोटल वेवलेंथ लैम्डा लिखी जाती, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी, और उसकी भी हाफ क्या हो जाएगी, λ/4 हो जाएगी। यही तो होगी। तो अगर मैं बात करूं दो नोड के बीच की डिस्टेंस, मान लो इस तरीके की वेव है, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे भी नोड है, तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा के टर्म। तो अगर ये वाली कंप्लीट वेव देखी जाए तो कंप्लीट वेव लेंथ होती है लैम्डा, और इसकी ये हाफ लेंथ है, ये वाली लेंथ हाफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाती है λ/2, और यहाँ से यहाँ तक की λ/2। इट मीन्स दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, λ/2। सिमिलरली दो एंटी नोड के बीच की भी डिस्टेंस क्या होती है, λ/2 होती है। तो ये वाली पॉइंट याद रखने की है कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2। नोड और एंटी नोड, कोई भी दो नोड या दो एंटी नोड के बीच की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस λ/2 होगी। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, नोड एंड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो इस तरीके के लूप में यहाँ पे एंटी नोड बनती है और यहाँ पे नोड बनती है, यहाँ पे एंटी नोड है और यहाँ पे नोड है, नोड एंटी नोड।
तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, लैम्डा बाई 4। तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस बनती है लैम्डा बाई 4। तो इस तरीके से ना मैं क्या बता रहा था कि अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी रखूँ ट्यूनिंग फोक की, बहुत कम, मान लो F1, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है F1, तो आप देखेंगे ना कि पहली जो हार्मोनिक्स या पहली जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी वो इस वे की जनरेट होगी, जिसकी नोड होगी यहाँ पे और एंटी नोड होगी यहाँ पे। यही मैं सुबह में भी बताया था। तो इसकी सारी चीजें आप बता सकते हो कि वेवलेंथ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। कैसे, ट्यूब की लेंथ L दी है, तो यहाँ पे हमें पता है कि L होती है लैम्डा बाई 4, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा हो गई 4L, तो आंसर क्या हो गया लैम्डा का 4L। सी का तो फॉर्मूला हमने देखा था गामा आर टी बाई एम, ये रख दिया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा, तो सी और लेमडा दोनों की वैल्यू रख दूंगा, 1/4L अंडर रूट टी बाई या गामा आर टी बाई एम। इस तरीके से इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। पहली जो लूप बनती है दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक। इस तरीके के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये पहली लूप बनी है। इसी वे में अगर सेकेंड थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए ट्यूनिंग फोक की, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई, F1 से F2 कर दी गई, तो देखेंगे कि आप ना स्टैंडिंग वेव सेम ट्यूब है जिसकी सेम लेंथ है L, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एंटी नोड बना, यहाँ पे नोड बना, और बीच में भी बहुत सारी चीजें इस टाइप की बन जाएगी। अगर हमें फिटिंग करना है तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा फिटिंग, हमें वेव्स को फिट करना है पाइप में, तो इसी वे में तो फिट होगी। तो क्या हो जाएगी, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लैम्डा बाई 4 होती है, क्योंकि ये एंटी नोड और ये नोड है। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, और नोड नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है, जो कि टोटल ट्यूब लेंथ के इक्वल है। तो फिर से हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ क्या है, स्पीड कितनी है, या फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो कंपेयर कर लो, देखो एल की वैल्यू आ जाती है लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये आ जाती है 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा क्या आ जाएगी 4L बाई 3। और स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला हमेशा, गामा आर टी बाई एम, और फ्रीक्वेंसी भी सी अपॉन लैम्डा, सी की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है इस बार जो F2 आ रही है, दैट इज 4L बाई 3 अंडर रूट गामा आर टी बाई, पहले की 3 गुनी आ रही है। देखो पहले यहाँ पे ना कांस्टेंट था 1, अब कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो रेशियो कैसी दिखती है, देखो रेशियो दिखती है इस वे में 1 3 5 7 9, इसमें 2 3 एब्सेंट है, देखो 2 4 6, ये सब क्या है एब्सेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है। और यहाँ पे इवन हार्मोनिक क्या है, इवन हार्मोनिक एब्सेंट है। जो वॉइस होती है ना, वॉइस वॉइस में जो स्वीटनेस होती है ना, जो मिठास होती है, वो इवन के कारण होती है, इवन हार्मोनिक के कारण, इवन हार्मोनिक के कारण होती है। इसीलिए ना आप देखेंगे कि बांसुरी अगर कान के पास बजाते रहे आधे घंटे से तो इरिटेट हो जाएंगे। बांसुरी नहीं, वो सीटी, विसिल जो मैं बोल रहा विसल। हूँ, विसिल की मैं बात कर रहा हूँ, विसिल। विसिल में ऐसे ही हो तो ऐसे ही होती है, इस तरीके का बनाता है, ऐसा कुछ बनाता है नहीं। तो यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे क्लोज होती है।
ठीक है, तो ये ना एक हाँ। क्लोज ऑर्गन के पाइप की तरह, तो ये अगर कान के पास बजाते रहे 5 मिनट तो इरिटेट हो जाएंगे। रीजन क्या है, उसमें इवन हार्मोनिक एब्सेंट होती है। जिस जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें ऑड इवन दोनों होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वो ऑड इवन दोनों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें देखो केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, इसीलिए इसको इस तरीके का यूज में नहीं कर सकते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ठीक है, और इसमें और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, हाँ। जैसे कि 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 9 ये सब प्रेजेंट है। 2 वाला एब्सेंट है, 4 वाला एब्सेंट है, 6 भी एब्सेंट है, 8 भी एब्सेंट है, ये सारे हार्मोनिक एब्सेंट है। तो पहला जो आएगा ना उसको तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड अगर ये आता तब ना इसको बोलते हैं हम सेकंड हार्मोनिक, और इसको क्या बोलते, इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलते, और फिर इसको फोर्थ हार्मोनिक। इस वे में बोली जाती, लेकिन सेकंड तो है ही नहीं, फोर्थ तो है ही नहीं। इसका मतलब पहले फर्स्ट हार्मोनिक बनती है, और फर्स्ट हार्मोनिक बनने के बाद सीधा बन जाती है थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक बनने के बाद सीधा बन जाती है फिफ्थ हार्मोनिक। ये बनती कैसे है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हार्मोनिक्स चेंज होती चलती है। तो फर्स्ट हार्मोनिक बनने के बाद कौन बना, देखो जो पहली बार बनता है ना उसको ओवरटोन में बोलते हैं जीरो ओवरटोन। ओवर का मतलब उसके बाद वाला, ओवर का मतलब क्या हुआ, ओवरटोन का मतलब हुआ उसके बाद वाला टोन। तो ये तो किसी के बाद वाला नहीं है, पहला है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो ओवरटोन। इसके बाद कौन बना, यही तो बना थर्ड वाला, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और इसके बाद कौन बना, ये बना फिफ्थ हार्मोनिक वाला बना, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन और हार्मोनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। अगर एक ट्रिक के रूप में देखें कि ओवरटोन, ओवरटोन को मैं ओ लिख रहा हूँ, ओवरटोन को मैं ओ लिख रहा हूँ, और हार्मोनिक्स को मैं एच लिख रहा हूँ, तो दोनों में क्या रिलेशन, दोनों में कुछ रिलेशन अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ। अगर यहाँ देखो फर्स्ट है, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं तो 3 हो जाएगी। हाँ। फिर सेकंड ओवरटोन है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूं तो फिफ्थ आ जाएगी। हाँ। इसका मतलब ट्रिक जनरेट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरटोन में दुगना करके एक जोड़ने से हार्मोनिक आ जाती है कि नहीं, यही ना। हाँ। ओवरटोन जो जितनी भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो तो हार्मोनिक आ जाती है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मान लो लिखा है 17th ओवरटोन, तो हमें समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरली जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग वो हार्मोनिक्स के टर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन में मान लो बोल दिया 17th ओवरटोन, तो 17th ओवरटोन कितना हार्मोनिक हो गया, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पे रख दो, ओ के बदले में आ गया 17 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ गया 35th हार्मोनिक, 35th हार्मोनिक हो गई। तो जो हमारा था क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है ना वो ऐसी आती है। पहले आता है 1/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई म्यू, गामा आर टी बाई एम। फिर क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है 3/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, और इसके बाद आता है 5/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को,
तो ये हमारी थर्ड हो गई, ये हमारी फिफ्थ हो गई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख दूं इसको टू 2n-1 अगर मैं लिख दूं बाय 4l अंडर रूट गामा आर टी बाई मी, तो देखो सूटेबल होगा कि नहीं होगा? जैसे क्वेश्चन में हमें बोला कि बताओ फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्वेश्चन में बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या करेंगे बताओ? अगर मैं फर्स्ट के यहाँ 1 रख दूंगा n के जगह पे, फर्स्ट नाम में भी है फर्स्ट, और n को 1 भी रख रहा हूँ, तो सिमिलरिटी लग रहा है कि नहीं? फर्स्ट का मतलब n=1, ऐसा लग भी रहा है। तो 1 n की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो 2 × 1 - 1, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बाय 4l अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो 2 - 1 देखो 1 आ भी जा रहा है, यही तो हमारा फर्स्ट था भी, यही हमारा फर्स्ट था भी नहीं। इसी तरीके से मान लो हमें बोला कि फिफ्थ हार्मोनिक, या मान लो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जनरल फार्मूला है 2n-1/4l अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला थर्ड, थर्ड हार्मोनिक, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड 3 रख दूंगा एन के बदले, बिना कुछ सोचे। थर्ड बोला तो एन के जगह पे 3 रख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 × 3 - 1/4l अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई देखो, 5/4l अंडर रूट गामा आर टी बाई, ये था भी थर्ड हार्मोनिक, नहीं ये था भी थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गई क्लोज ऑर्गन पाइप की। जब भी क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें क्वेश्चन में, क्लोज ऑर्गन पाइप की जैसे ही क्वेश्चन आए, तो फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक के लिए कौन सी फॉर्मूला हो गई, nth हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला हो गई 2n-1/4l अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये फॉर्मूला हो गई। ठीक है, ये हो गई। और हमें पता है इसके साथ साथ कभी क्वेश्चन में अगर ओवरटोन बोल दिया तो क्या करो, ओवरटोन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, हार्मोनिक आ गई। और फिर उसको कहाँ रख देंगे, एन के जगह पे रख देंगे। मान लो हार्मोनिक आई फिफ्थ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 रख करके सॉल्व कर देंगे। आ गई समझ में? यहाँ तक आ गई समझ में क्या? हाँ 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 सर। चलो, क्लोज ऑर्गन पाइप की एक यूज भी है, एक्सपेरिमेंटल यूज भी है। कौन सी यूज है? उसको बोलते हैं रेजोनेंस कॉलन ट्यूब, जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। रेजोनेंस कॉलन ट्यूब, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होती है, एक सिंपल अपैरेट्स में बना रहा हूँ, एक वाटर की इस तरीके से वाटर इसमें फिल रहती है, पहले पूरा फिल रहता है, और यहाँ पे ना एक ट्यूब लगा रहता है, इस ट्यूब से आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब है, ट्यूब में वाल्व लगी रहती है, वाल्व में, वाल्व के थ्रू पानी को जितना चाहे कम कर सकते हैं। और मान लो यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट हो रही है, ट्यूनिंग फोक किसी फ्रीक्वेंसी f1 से वाइब्रेट हो रही है, तो क्या होगी, जब f1 से वाइब्रेट होगी तो इसको थोड़ा मैं पानी को नीचे करूँगा, पानी को जब नीचे करूँगा तो क्या होगी, थोड़ी सी स्पेस जब इसे मिलेगी तो ये एक स्टैंडिंग वेव बना लेगा, ऐसा स्टैंडिंग वेव बना लेगा, जिसकी यहाँ पे नोड होगी और यहाँ पे क्या होगी, एंटी नोड होगी, ऐसा बना लेगा। और ये वाला मान लो लेंथ हो गई L1। तो हमें पता है नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4।
तो L1 की वैल्यू क्या हो गई, λ/4 हो गई। इसी तरीके से मान लो हमने क्या किया, पानी को और नीचे ले गया, पानी को और नीचे ले गया, पानी को और नीचे ले जाएंगे तो क्या होगी, तो आप देखेंगे ना कि एक सेकंड, एक ऐसा सेकंड लेवल आएगा जहाँ पे फिर से आवाजें ना सुनाई देगी मैक्सिमम। इसका मतलब ये होगा कि फिर से ये वाली फ्रीक्वेंसी F1 इसे गेन हो गई है। अब ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि पहली लूप ये कंप्लीट हो गई थी, तो अब लूप बनेगा थोड़ा डिफरेंट। कैसे बनेगा, यहाँ पे तो एंटी नोड ही बनेगा और यहाँ पे क्योंकि पानी है तो नोड बननी है, तो इस तरीके की लूप बन जाएगी। यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे भी नोड, बीच में एंटी नोड, ऐसी बन जाएगी एयर कॉलन की शेप। तो हमें पता है यहाँ से नोड नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2 और नोड से एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4 और स्केल लगी रहती है जिससे हम ये लेंथ मेजर कर सकते हैं L2 कितनी हो गई। तो L2 की वैल्यू कितनी हो गई, λ/2 प्लस λ/4। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 λ/4। क्या आ जाती है, 3 λ/4। तो देखो L1 का वैल्यू आया λ/4 जबकि L2 की वैल्यू क्या आती है, 3 λ/4। इससे ना हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाल सकते हैं इस टेक्निक से, स्पीड ऑफ साउंड हाउ वी कैन कैलकुलेट, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। L2 माइनस L1 कितनी हो जाएगी, 3 λ/4 माइनस λ/4, तो कितनी हो जाएगी, 3 λ माइनस λ, तो 2 λ/4 हो गई। तो L2 माइनस L1 हो गई λ/2। यहाँ से देखो लैम्डा निकल जाती है 2L2 माइनस L1, लैम्डा निकल गई कि नहीं। हाँ। इस एक्सपेरिमेंट से ना केवल हम स्केल लगा लेते हैं और फिर वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा क्या आ जाती है 2 और जितना लेंथ में डिफरेंस आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आ जाती है वेवलेंथ। इस एक्सपेरिमेंट से पहले क्या करते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं कि कितनी वेवलेंथ की साउंड पाइप में स्टैंडिंग वेव बना रही है। इसके बाद क्या हो गई, लैम्डा हमारे पास पता हो गया और हमें तो पहले से मालूम होगा कि इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मान लो f है। तो ट्यूनिंग फोक की हर मार्केट में जाएंगे ना तो आपको ट्यूनिंग फोक मिलेगा अलग अलग तरह का बना हुआ, बोलेगा कितने हर्ज का ट्यूनिंग फोक चाहिए, 10 हर्ज की, 15 हर्ज की, 20 हर्ज की, कितने हर्ज की चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है मार्केट में। तो जब भी ये वाली ट्यूनिंग फोक सेलेक्ट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पहले से पता होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले से पता होगी। तो लैम्डा हमें ज्योमेट्री से मिल गई, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है और हमें निकालनी है साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एफ होती है सी अपॉन लैम्डा, तो सी क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एफ नहीं हो जाएगी, सी क्या हो जाएगी, एफ इंटू लैम्डा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई एफ, लैम्डा की वैल्यू 2L2 माइनस L2 निकाला था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ना साउंड की स्पीड निकाली जाती है 2FL2 माइनस L1। इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकाली जाती है, साउंड की स्पीड। F की वैल्यू पता रहती है, स्केल से L1 और L2 निकाल करके पुट कर देते हैं। जो क्वेश्चन आता है ना बहुत सिंपल रहता है। क्वेश्चन किस टाइप की रहती है, क्वेश्चन जो आती है ना उसमें L1 L2 दी रहती है, F दी रहती है, आपको C निकालनी रहती है, तो कैलकुलेट हो जाएगी। रेजोनेंस कॉलन ट्यूब में दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। रेजोनेंस कॉलन ट्यूब में दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला
कि जो वेवलेंथ होती है वो होती है 2L2 माइनस L1, और दूसरा कि जो स्पीड होती है साउंड की स्पीड वो होती है क्या, इसी को f से मल्टीप्लाई कर दो, 2FL2 माइनस L1 ये होती है। ठीक है, ये तब होती है साउंड की स्पीड जब कोई एरर नहीं हो। ये कब फॉर्मूला लगाते हैं, जब कोई भी एरर नहीं हो कैलकुलेशन में। लेकिन क्या होती है, जब प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकली अगर बात करो तो हमें एंड करेक्शन लेना होता है। एंड करेक्शन लेना होता है। एंड करेक्शन क्या होती है, रियल में जो इस तरीके से पानी बना, यहाँ पे पानी का लेयर आ गया था और हमने इस लेंथ को बोला था L1, और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बोला था कि एंटी नोड बनेगी। तो प्रैक्टिकली ना एंटी नोड यहाँ नहीं बनती है, थोड़ी ऊपर बनती है एंटी नोड। प्रैक्टिकली ना थोड़ी ऊपर बनती है एंटी नोड। तो जो हम यहाँ से बनाते थे स्टैंडिंग वेव को, वो यहाँ से नहीं बनती है बल्कि यहाँ से बनती है। ठीक है, यहाँ से बनती है। तो जो रियल लेंथ रहती है उसमें थोड़ा सा एडिशन होता है ई का। ई का क्या होता है, एक करेक्शन फैक्टर है ई, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन ई सेलेक्ट करते हैं। तो टोटल लेंथ L1 नहीं है बल्कि L1 प्लस ई है। क्या है, L1 प्लस ई है। तो L1 प्लस ई होगा λ/4, L1 नहीं होगा। और फिर दूसरी बार दूसरा जब लेंथ आएगा, कैसा आएगा लेंथ, ऐसा आएगा। यहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा नीचे कर दिया हूँ और इस तरीके से बनाना है, और यहाँ पे बनाना है एंटी नोड इस वे में। नहीं तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आ जाती है λ/2 और ये वाली डिस्टेंस λ/4, और ये टोटल को बोलता हूँ L2। स्केल लगा रहता है जिससे डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं L2। लेकिन अब तो L2 यहाँ तक आएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाना है इसको ना एंड करेक्शन के वजह से। तो यहाँ पे E एक्स्ट्रा आ जाएगी, ई लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ आ जाती है करेक्शन के रूप में। तो जो लेंथ लेना है हमें वो लेना है L2 प्लस ई। तो L2 प्लस ई की वैल्यू आ जाती है कितनी, λ/4 प्लस λ/2, तो 3 λ/4। ये सेकेंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है कि इंड करेक्शन की वैल्यू क्या है। फाइंड एंड करेक्शन। एंड करेक्शन पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो दो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, L1 प्लस ई की वैल्यू λ/4 आती है, और फिर L2 प्लस ई की वैल्यू 3 λ/4 आती है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ई आ जाएगी क्या, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो λ/4 कट जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L1 प्लस ई L2 प्लस ई दैट इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 3L1 प्लस 3e इक्वल्स टू L2 प्लस ई। हमें e कैलकुलेट करना है, इसीलिए 3e माइनस ई L2 माइनस 3L1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2e की वैल्यू L2 माइनस 3L1। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, L2 माइनस 3L1/2 आएगी क्या। ये VVI आपका है, ये वाली इक्वेशन। इससे बहुत बार जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। L1 की वैल्यू गिवन होती है, L2 की वैल्यू गिवन होती है और एंड करेक्शन पूछी जाती है। ठीक है, एंड करेक्शन पूछी जाती है। तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला याद रखेंगे, L2 माइनस 3L1/2। दिस इज एंड करेक्शन। ये क्या कहलाती है, एंड करेक्शन। अच्छा, एंड करेक्शन अगर आप निकाल लिए हो तो फिर लेमडा भी निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी लेमडा हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग लेमडा। कैसे लेमडा फाइंड करेंगे, हमारे पास रिलेशन था L1 प्लस ई इज λ/4।
तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4L1 प्लस ई, यही तो होगी। और ई की वैल्यू हमें पता चल गई है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है L2 माइनस 3L1/2, यही तो है ई की वैल्यू। सॉल्व कर लेता हूँ, 2 LCM हो गई, 2L1 प्लस L2 माइनस 3L1, ये हो गई, ये क्या हो गई, लेमडा की वैल्यू। तो देखो लेमडा कितनी आती है, यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी 2, और देखो L2 यहाँ से आ गई, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो L2 माइनस L2। देखो लेमडा में कोई चेंज नहीं आया, पहले जो एरर आया था ना, बिना एरर वाले में भी लेमडा की यही वैल्यू थी, और अब भी लेमडा की सेम वैल्यू है। लेमडा अभी भी तो लिखा था 2L2 माइनस L1, याद है क्या, यही लिखा था हाँ लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा में कोई चेंज नहीं आती है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक ये तो कांस्टेंट होती है, तो साउंड के स्पीड में भी कोई फर्क नहीं आएगा। साउंड की स्पीड क्या होती है, f इंटू लेमडा, एफ और लेमडा को मल्टीप्लाई कर दो L2 माइनस L1। तो इसका मतलब सी लेमडा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी एंड करेक्शन लेंगे तो सी और लेमडा के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ी। तो रेजोनेंस कॉलन ट्यूब में कौन कौन सी फार्मूला आ गई, पहली फार्मूला कि लेमडा हमेशा ये यूज कर सकते हैं चाहे एंड करेक्शन हो या ना हो। दूसरी, सी की वैल्यू ये हमेशा यूज कर सकते हैं चाहे एंड करेक्शन हो या ना हो। और अगर एंड करेक्शन पूछी जाए तो वो कितनी होगी, L2 माइनस 3L1/2 होगी, होगी कि नहीं। हाँ तो इसी से क्वेश्चन आता है, जो मैं अभी लिखा हूँ इसी से क्वेश्चन आते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। लेमडा, सी और ई की, तो ये थी हमारी क्लोज ऑर्गन पाइप। अब मैं बात करूंगा ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब जैसे बांसुरी है ना, फ्लूट, बांसुरी में क्या होती है, हर जगह ओपन होता है, कहीं पे क्लोज होता है क्या, कहीं पे भी क्लोज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल बात करूंगा, सिंपल ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होगा कि एंड 1 और एंड 2 दोनों एंड ओपन होगा, यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। और आपको पता है कि जब ओपन होती है तो एंटी नोड बनती है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगी और यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगी जब हमारी स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। फर्स्ट स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होगा, या फर्स्ट हार्मोनिक कैसे जनरेट होगी स्टैंडिंग वेव में, तो जैसे ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे किसी फ्रीक्वेंसी f से, तो क्या होगी, यहाँ पे एंटी नोड बनेगी, यहाँ पे एंटी नोड बनेगी, और एंटी एंटी नोड के बीच में तो एक नोड रहता ही है, तो शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। शेप कैसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा स्टैंडिंग वेव का शेप बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव का ऐसा शेप बन जाएगा। और ज्योमेट्रिकली हम इसकी लेंथ तो निकाल सकते हैं कि लेंथ क्या है, और हमें ये भी पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होती है। क्या होती है, λ/4। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी वेव लेंथ, तो λ/4 प्लस λ/4 की वैल्यू L दी गई है, तो ये दोनों ऐड होकर के λ/2 हो गई जो कि L है। तो यहाँ से लैम्डा देखो निकल गई, लैम्डा क्या आती है, 2L आती है। जब लैम्डा निकल गई, साउंड की स्पीड तो हमेशा रहती है गामा RT/m, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी इजिली निकल आएगी। एफ क्या होती है, C/λ, तो लैम्डा की वैल्यू 2L है और सी की वैल्यू गामा RT/m है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है हमारी, फर्स्ट हार्मोनिक की ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करो, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो,
ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, कर दिया F से F1 से F2। अब एक लूप बढ़ जाती है, जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और सारी फ्रीक्वेंसी के लिए ना स्टैंडिंग वेव नहीं जनरेट होती है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही जनरेट होती है। तो कब नेक्स्ट जनरेट होगी, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है, प्रैक्टिकली नेक्स्ट ऐसा बनता हुआ दिखता है, एक एक्स्ट्रा लूप डेवलप हो जाती है। तो ये वाली लेंथ λ/4 हो गई, ये भी लेंथ λ/4 हो गई, और ये λ/2 हो गई, टोटल L। तो हम यहाँ फिर से लैम्डा निकाल सकते हैं कि सेकेंड जो वेव जनरेट हो रही है उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, ये किसके इक्वल हो गई, L के इक्वल। सबको ऐड करो तो ये लैम्डा आ जाती है। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गई, लेंथ के इक्वल। जब लैम्डा निकल गई, सी की फार्मूला पता होती है, गामा RT/m, तो क्या निकल आएगी, निकल आएगी फ्रीक्वेंसी, जो कि कहलाएगी सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी C/λ, लैम्डा L है, √γ/RT/m। क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक में यहाँ 2 था, तो मैं 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाती है सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली अगर थर्ड हार्मोनिक निकालेंगे तो आ जाएगी 3/2L √γ/RT/m। इसी तरीके से फोर्थ हार्मोनिक निकालेंगे तो फोर्थ हार्मोनिक आ जाएगी 4/2L √γ/RT/m। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी की रेशियो है वो कैसी रेशियो है, इंटीग्रल मल्टीपल में है ना, काउंटिंग के रूप में। ऑड इवन दोनों प्रेजेंट है, ऑड एंड इवन बोथ प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है ना, दोनों प्रेजेंट है। और अगर जनरल फार्मूला की बात करूं तो nth हार्मोनिक के लिए जनरल फार्मूला क्या हो जाएगी, तो क्योंकि एन फर्स्ट राइट। के, हाँ देखो, फर्स्ट के लिए 1 था, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, फोर्थ के लिए 4 है, तो nth के लिए n हो जाएगी, n/2L √γ/RT/m। ये nth हार्मोनिक के लिए। लेकिन फिर से वही कहानी कि कभी कभी क्वेश्चन में ओवर टोन लिख देगा, तो हमें पता है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी तो प्रेजेंट ही रहते हैं। तो इस फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग बोलते हैं जीरो ओवरटोन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, इसको बोलते हैं थर्ड ओवरटोन, इसको बोलते हैं फोर्थ ओवरटोन। तो क्या रिलेशन है, ओवरटोन में 1 ऐड कर दो तो हार्मोनिक आ जाएगी, आ जाएगी। तो ओपन ऑर्गन पाइप में बस एक फॉर्मूला याद रखनी है, ओपन ऑर्गन पाइप में केवल ये फॉर्मूला याद रखनी है कि nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी n/2L√γ/RT/m होती है। और अगर ओवरटोन दे दे तो +1 करके हार्मोनिक निकाल लो, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हार्मोनिक के टर्म में। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टैंडिंग वेव का, ठीक है, स्टैंडिंग वेव के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना बात करूंगा बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, इसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। ठीक है। चल।